एक मिनट। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो माई सेल्फ शीतल शिंदे, और हम लोग शुरू करने वाले हैं अब हमारे पेपर 2 की चर्चा, है ना। हम सब साथ हैं। हम बात कर रहे हैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके बहुत सारे पेपर्स हैं। और ये जो चर्चा हम करने वाले हैं, ये पेपर 2 जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय प्रशासन हमारे पेपर का नाम है। तो कल की क्लास में हमने इसका यूनिट नंबर 1 देखा था और सिलेबस की चर्चा की थी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाता है ना, तो हम आधी बात जो है वैसे ही पूरी हमारी समझ में आ जाती है ना। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, कल हमने चर्चा की थी यूनिट नंबर 1 की। पेपर 2 हमारे पेपर का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन। और कल हमने इसके सिलेबस की चर्चा की थी यूनिट नंबर 1 के। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, यूनिट में लिखा है हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम कहता है यूनिट का इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और अब डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस देखे हमने। देखे, जब भी हम किसी बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पहले वो बात कैसी थी, उसके बाद क्या हुआ और अब उसकी क्या स्थिति है ना। तो इस तरह से ये जो कालखंड का विभाजन रहता है, ठीक इसी तरह से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो ये विकास हम अलग अलग कालखंडों में देखेंगे। प्राचीन कालखंड में भारतीय प्रशासन कैसा था, है ना। उसके बाद मध्यकाल में भारतीय प्रशासन क्या था, और उसके बाद जब भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था तब वहां का प्रशासन व्यवस्था कैसे था। और बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद, मतलब 1947 के बाद में किस तरह से इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस हुआ। इसके अंतर्गत रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से हम रिलेटेड हम बात करेंगे। देखिए, यूनिट नंबर 1 में इसके अलावा एक और चीज है, वो कहती है फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये जो भारत की शासन व्यवस्था बनी हुई है, इसका ढांचा क्या है ना। तो मैंने आपको कल एक शब्द बताया था, वी पीपल आर एक्सपीरियंसिंग अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग द वर्ड फेडरल। फेडरल यानी क्या, देखिए, दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सेंटर्ड इन वन हैंड, वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन, बट द पावर्स आर डिवाइडेड, है ना। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, भारत के अंदर किस तरह से प्रशासन चलेगा। We have a written document for the same, and what is the name of that written document? That is constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि हमारे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी। और कोई भी रूलिंग पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, एक्सक्यूज मी, एम आई ऑडिबल टू यू सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। यस मैम, यस यस मैम। मैम। हाँ सर, एक्चुअली पावर डिस्कनेक्ट हुआ है, बट ये मोबाइल पे है तो इसलिए मैं मैनेज कर पा रही हूँ। तो थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, है ना। होपफुली आप मुझे देख भी पा रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। तो यस, हम बात कर रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के विकास की, कि किस तरह से प्राचीन काल में भारतीय प्रशासन कैसा था, मध्यकाल में भारतीय प्रशासन कैसे हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तब हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। तो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। देखिए, प्राचीन भारत में प्रशासन कैसा था। तो आप सबको पता होगा कि प्राचीन भारत में जो है राजतंत्र था, बहुत से राजा रजवाड़े जो है वो यहाँ पे राज करते थे। तो ऐसे में एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था का उदाहरण जो हमें प्राचीन भारत में मिलता है, वो है मौर्य काल में, है ना। जो ये जो मौर्य था, मौर्य युग जो था, मौर्य वंश जो था, इसमें विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है, और मौर्य जो है, ये जो वंश है, मौर्य जो राजघराना है, ये भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण स्वर्ण पृष्ठों में लिखा गया ये घराना है ना। तो कौटिल्य जो है, विष्णुगुप्त कौटिल्य जो है, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके गुरु थे, है ना। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह से पढ़ाया, उन्होंने इस सफल प्रशासन के लिए क्या गुण होने चाहिए ना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी। और इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र, है ना। तो विष्णुगुप्त कौटिल्य यानी चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र जो है, वह
राजनीति कैसी होनी चाहिए, प्रशासन किस तरह किया जाना चाहिए, शासक का जनता के प्रति और कॉमन पीपल जनता का शासक के प्रति क्या कर्तव्य और योगदान होना चाहिए, इन सब बातों का जो है डिस्क्रिप्शन, इन सब बातों का विस्तृत वर्णन जो है वो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। तो हमें हमारे कोर्स में फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है कि कौटिल्य ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सप्त अंगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट बताया। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमें कौटिल्य से रिलेटेड जो कंटेंट हम अगर पढ़ते हैं, बहुत ही अनलिमिटेड कंटेंट यू पीपल आर एबल टू ब्राउज देयर। और अगर आपको कौटिल्य पढ़ना है एग्जाम से, कौटिल्य का प्रशासन, तो कौटिल्य कहता है कि अगर आपको सफल प्रशासन चलाना है, अगर आपको सफलता से प्रशासन चलाना है, तो आपको अपने प्रशासन के अंदर 7 अंगों को स्थान देना पड़ेगा, है ना। तो सप्तांग, 7 प्लस अंग, सप्त प्लस अंग इज इक्वल टू सप्तांग थ्योरी। तो कौटिल्य ने सफल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रशासन में 7 अंगों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। अब देखिए 7 अंग, इसमें निश्चित तौर से जो है वह जो है नरेश या सम्राट है। इसके बाद में जो है उनके जो अलग अलग पोस्ट रहते हैं ना, 7 अंग, उनमें सेना को भी स्थान है, उसमें कर को भी स्थान है, उसमें सामाजिक व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी का भी नाम है। तो विभिन्न 7 अंगों का डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी। यस, अब जब से हम प्रशासन, भारतीय प्रशासन की बात कर रहे हैं ना, तब से हमने कैसे देखा, देखिए कि भारत में जो है प्रशासन जो है वो मौर्यों का प्रशासन जो है वो माना जाता है। ठीक है। अब मौर्यों के प्रशासन की, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तांग थ्योरी थी। ठीक है। अब लेकिन अगर भारतीय इतिहास को देखा जाए, तो ये जो मौर्य प्रशासन है ये पहला प्रशासन नहीं था। आप जानते हैं कि सबसे पुराने जो पुस्तकें हैं वो वेद है ना। और प्रशासन के पहले सबूत जो है हमें वेदों में मिले। वेदों में लिखा गया है कि जो सामान्य जनता थी वो सभा और समिति उसे चलाती थी। जैसे आज हमारे गांव में ग्राम पंचायत होती है ना। ठीक उसी तरह से प्राचीन भारत में जो है वेदों में बताया गया है कि सामान्य जनता जो है वो आपस में ही, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो विद्वान व्यक्ति थे, वो सभा बनाते थे, वो समितियां बनाते थे। और सभा और समिति जो थे वो मिलजुल कर जो है वो उस जगह का प्रशासन चलाते थे, है ना। तो धीरे धीरे सभा और समिति कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पहली शुरुआत जो है हमें वो वैदिक काल में सभा और समिति से मिलती है। बाद में क्या हुआ, सभा और समिति के साथ साथ जो है वो अलग अलग और विभाग जो है वो जुड़ते चले गए। अब हम अगर और आगे आते हैं तो हमें पता लगता है, देखिए महाकाव्य काल, एक्सक्यूज मी, यस। तो समय के साथ साथ प्राचीन भारत में जितने भी राजवंश थे, जैसे मौर्य, गुप्त, है ना, मौर्य है, गुप्त है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, तो ना केवल उसमें राजा की पोस्ट है, पर उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए मंत्री परिषद, है ना, मंत्री परिषद को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग विभाग। तो इस तरह से जो है प्रशासन जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर प्रशासन का विकेंद्रीकरण होने लगा, है ना। प्राचीन भारत में हमें पहले सबूत मिलते हैं सभा और समिति से, और फिर बाद में जैसे जैसे समय आते चला गया वैसे वैसे राजा की मदद करने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मदद करने के लिए मंत्री परिषद, यानी बहुत सारे मंत्री, और मंत्री परिषद की मदद करने के लिए अनेक अलग अलग विभागों में अलग अलग लोगों की नियुक्ति की जाने लगी। तो अब आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में प्रशासन जो है वो एक राजा के हाथ में ना रहते हुए उसका विकेंद्रीकरण होने लगा, है ना। तो पहली विशेषता हमें क्या पकड़ में आई है, प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को स्थान दिया गया, है ना। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट आते हैं कौटिल्य यानी मौर्य काल में क्या हुआ एग्जैक्टली। तो आपने सुना होगा 4 पुरुषार्थ, है ना। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। अब कौटिल्य जो थे बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपको शायद थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि नंद वंश का राज जो था वो था मगध पे, है ना। मगध पे नंद वंश राज कर रहा था, और उनका जो राजा था धनानंद, है ना,
धनानंद ने विष्णुगुप्त कौटिल्य, जो कि एक ब्राह्मण था और जिसका संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था, उसको अपमानित किया था किसी बात पे। और जिस क्षण उसे अपमानित किया गया, उसी क्षण कौटिल्य ने शपथ खाई थी कि मैं तुम्हारा ये जो शासन है ये मिट्टी में मिला दूंगा। और तभी से उसने एक खोज अभियान शुरू किया था कि नंद को हराने के लिए मुझे एक मजबूत बहादुर योद्धा की जरूरत है, और उसकी एक खोज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास खत्म हुई। अब किस तरह से राजा ने शासन किया जाना चाहिए, है ना? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जो कि 15 अधिकरणों में, मतलब उसके जो पार्ट्स है वो 15 थे। ये 15 भाग जो है वो 180 प्रकरणों में, 180 प्रकरण 150 अध्यायों में, और लगभग 6000 श्लोक थे इस किताब में, चाणक्य में, जिसमें उन्होंने राज्य, सत्ता, प्रशासन, कानून, मैत्री, युद्ध, रहस्य, जादू, टोना, कूटनीति, लगभग सभी सभी विद्याओं का उल्लेख किया है ना? तो हम कह सकते हैं कि जो चार पुरुषार्थ, जो चार बातें रहती हैं, धर्म, अर्थ, काम, इन सब का ज्ञान होना जरूरी है अगर आपको शासन जो है वो सफलता से चलाना है। अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने शासन चलाने की चार विद्याएं बताई। पहली विद्या थी आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी मीन्स व्हाट? दर्शन और तर्क। किसी चीज को देखो और उसे एज इट इज एक्सेप्ट मत करो, उस पर तर्क लगाओ कि अरे अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। दूसरी चीज त्रयी। त्रयी यानी क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति को, अगर आपको अपना अच्छा शासन चलाना है, तो आपको धर्म और अधर्म में भेद करते आना चाहिए। दूसरा, आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, आपको सिर्फ धर्म अधर्म और वेद नहीं, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि कृषि है ना, जब तक आपको पैसा नहीं समझेगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से अर्थ, अर्थ यानी पूंजी, जो कि किसी भी चीज की बेस होती है, उसका भी आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। और आपको शासन कला और राजनीति का भी ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चार विद्याओं का उल्लेख किया है, वो है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। सो प्लीज, अगर आपको पहले बार में ये याद नहीं हो रहा है, तो देखिए जब हम पढ़ेंगे इस चीज को, जब आप इस चीज से रिलेटेड रीडिंग करेंगे, तब आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौटिल्य जो है, कौटिल्य सिर्फ ये चार चीजें बता के नहीं रखा। कौटिल्य ने कहा कि ये जो कानून है ना, कानून भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चलानी है, तो आपको कानून भी ठीक से चलाना पड़ेगा। और कौटिल्य ने दो तरह के, आज हमें क्या लगता है कि टुडे वी आर हैविंग आवर मॉडर्न जुडिशियरी सिस्टम, है ना? क्रिमिनल कोड है और कौन सा, रेवेन्यू कोर्ट है। लेकिन देखिए, कौटिल्य ने उस समय बताया था सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, धर्मस्थ और कंटक शोधन। कौटिल्य ने कौन सी दो बातें बताई थी? कि दो तरह के जो है वो कानून होते हैं, दो तरह के कानून होने चाहिए, और इन दो अलग अलग तरहों में न्याय दिया जाना चाहिए। पहला है सिविल मामला, धर्मस्थ मामला, और दूसरा है क्रिमिनल लॉ, जिससे किसी की जान को खतरा हो। इसके लिए दो शब्द है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पहला धर्मस्थ और दूसरा कंटक शोधन। ठीक है। अब कौटिल्य ने पहली बार न्याय के लिए 10 गांवों पे एक कोर्ट, हम कैसे आज कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, है ना, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे उन्होंने यूनिट बनाई थी। संग्रहण, 10 गांवों पे संग्रहण, 400 गांवों पे द्रोणमुख, 800 गांवों पे माध्य, और पूरे जगत के लिए सर्वोच्च न्यायालय के। अब देखिए, कौटिल्य कितना पुराना, मौर्य युग का कौटिल्य और आज के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना? तो इस हिसाब से कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह प्रशासन के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है ना? मील का पत्थर माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारी पोस्ट उन्होंने बताई है, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, प्रवेष्टा, समाहर्ता, बहुत सारे नाम है। तो हमें ये भी देखना होगा कि कौटिल्य ने किन किन हिसाब से, किस हिसाब से प्रशासन की सफलता के लिए अलग अलग विभागों की स्थापना की थी, है ना? तो हम इसकी रीडिंग करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि कौटिल्य जो है वो भारतीय इतिहास में जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था में जो स्थान वुड्रो विल्सन का लोक प्रशासन में है, वही स्थान हम कह सकते हैं कि विष्णुगुप्त कौटिल्य का भारतीय इतिहास में है। और उसकी प्रशासन की जो व्यवस्था थी प्राचीन काल में, वो अपने आप में अद्भुत ही थी, है ना? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य का प्रशासन, यानी प्राचीन भारत का प्रशासन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग सभी
सभी दिशाओं में, सभी जनपदों में इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, और सोने की चिड़िया है तो चारों तरफ से उसमें मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो कि चाहते थे कि इसके ऊपर अधिकार कर लिया जाए। धीरे धीरे उनकी ये कोशिशें सफल हुई, और भारत पर जो है वो मुगल मुगल रूलर्स यानी इस्लाम धर्म के शासकों का राज हुआ, है ना। अब इन्होंने किस तरह से भारत का राजपाट संभाला? क्या उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो बताया गया है, क्या उस हिसाब से इन्होंने शासन चलाया? हम्म? या उन्होंने अपनी तरह का कुछ नया लाया? तो बहुत सारे सोर्सेस से हम ये बता सकते हैं कि किस तरह उन्होंने क्या किया। देखिए, कुछ सोर्सेस हैं, जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके लिए सबूत चाहिए। तो अकबर के कालखंड में आईने अकबरी नाम की एक किताब थी। जैसे हमने पहले कहा ना, वेदों में लिखा हुआ है, वैसे ही मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर जब हम बात करते हैं, तो अकबर के कालखंड में एक ग्रंथ था, वो था आईने अकबरी। और उसमें मुगल प्रशासन के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है ना। उन्होंने बता कि मुगल बादशाह था, उसकी मदद के लिए, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री था, तो मुगल काल में वजीर था। ठीक है। वजीर के बाद में प्रत्येक प्रांत में जो है वो दीवान था। हाँ, दीवान के अलावा धर्म से संबंधित बातों का ध्यान रखने के लिए उलेमा था, है ना। प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और उनको कौन चलाता था? सूबेदार। ठीक है। अब अकबर के शासन में 15 प्रांत थे, तो इसका मतलब कितने सूबेदार थे? 15 सूबेदार थे। सूबेदार के अलावा एक पोस्ट फौजदार की थी, एक पोस्ट अमीर की थी, बाउची की थी, खजानदार की थी, परगनेदार था, कुछ गांव होते थे, सूबे होते थे। तो ये सब जो है वो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को इंगित करते हैं ना। अब एक मैं बताना चाहूंगी, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एक 20 मार्क का क्वेश्चन छुपा हुआ है, जो कि मध्यकालीन भारतीय प्रशासन व्यवस्था का एक विशेष था, और वो क्या था? मनसबदारी प्रथा, है ना। मैं चाहती हूँ कि आप ये नोट करें। यूनिट नंबर 1 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क के हिसाब से फ्रेम किया जा सकता है, वो है मध्य युग में मनसबदारी प्रथा के पर लेख लिखे, है ना। मनसबदारी प्रथा पर लेख लिखे। अब ये मनसबदारी क्या थी? मनसबदारी मीन्स नॉट ओनली यू आर हैविंग दैट लैंड एंड रेवेन्यू पावर इन योर हैंड, आपको सिर्फ जमीन रखने का या उसके ऊपर टैक्स वसूल करने का अधिकार नहीं है, बट यू आर हैविंग अ पावर, यू आर हैविंग दैट पावर टू कीप अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिलिट्री विथ यू, आप अपने साथ सेना भी रख सकते हैं, है ना। तो मनसबदार जो होते हैं, कई बार ये शासक के टक्कर के मजबूती वाले मनसबदार होते थे, जिनके पास अपने रूलर के बराबरी सेना होती थी। अगर वो चाहे, अगर एक साथ 4 मनसबदार मिल जाए, तो वो शासक को भी अपने पोस्ट से हटा सकते थे, है ना। तो मध्यकाल की मनसबदारी व्यवस्था पे लेख लिखे। अब मुगलकालीन शासक की अगर बात की जाए, मुगलकालीन शासन की अगर हम बात करें, तो हमें बहुत सारी पोस्ट हमें मिलती है, जैसे शिकदार, आमीर, कारकुन, कानूनगो, है ना, वकील, वकील, मीर बख्शी, सूबेदार, कोतवाल, फौजदार। अब ये सुनने में, पहली बार सुनने में ये सारे नाम याद हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम ये जो टेक्स्ट है 4-5 बार रीड करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप ये चीजें जो है वो याद कर सकेंगे, जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम अगर समराइज करना चाहें कि मुगलकालीन प्रशासन की क्या-क्या विशेषताएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि मुगलकालीन प्रशासन कठोर था, रिकॉर्ड रखते थे ये लोग, है ना। इसके बाद में सैनिक प्रशासन था, धर्म को बहुत ज्यादा महत्व था। इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था भी बहुत ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट थी। अब मुगल के बाद में ब्रिटिश प्रशासन, है ना। तो मैं चाहूंगी कि अब आप ये जो ब्रिटिश प्रशासन वाली चीज है, ब्रिटिश लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था को जो है इंट्रोड्यूस भारत में किया। जिस तरह से ब्रिटेन में प्रशासन व्यवस्था थी, उन्होंने उसी प्रशासन को भारत में लागू करने की कोशिश की, और वो काफी हद तक सफल भी हो गए। प्राचीन भारत में राजतंत्र था। मध्यकाल में जो भारत था वह बादशाह के अधीन था, लेकिन आधुनिक भारत में ब्रिटिश प्रशासन में जो भारत था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रूल हो रहा था, और इसके वरिष्ठ अधिकारी भारत में रहकर भारत का राज चलाते थे, जिन्हें हम
गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कहते थे, है ना? तो इसी के साथ मैं ये चाहूंगी कि अब हम देखें कि हमारे सिलेबस में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम कल की क्लास में, ये आज के लिए था कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कौटिल्य इन एंशियंट इंडिया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मिडाइवल इंडिया, लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न इंडिया, है ना? व्हाट वाज द एवोल्यूशन? आई विल मेक यू पीपल नो कि हम ये सब कहाँ से पढ़ने वाले हैं। आई विल मेक यू प्रोवाइड। सी द सेकंड सब टॉपिक, इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, revenue district and local self government. So please be there in class. So tomorrow we are going to meet for the discussion of second subtopic of the content. Till that, thank you so much for your kind listening, for your participation. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.